सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ कोड इज इजी फ्री। अच्छा, वेलकम बैक टू नहीं था, ठीक है यार। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई वेलकम यू ऑल टू द सीरीज ऑफ कोड इज इजी विच इज टोटली फ्री। और इसमें आज हम कवर कर रहे हैं तुम्हारी थ्योरी को। और आज जिस चैप्टर को हम उठा करके लेके आए हैं वो है कंस्ट्रक्टर्स। अब यार देखो, आईसीएसई क्लास 10th के लिए 3 चैप्टर्स इससे पहले जो आते हैं, ठीक है, रिवीजन ऑफ क्लास 9 सिलेबस, क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन, और उसके बाद जो एक और चैप्टर है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, उनको हम कवर कर चुके हैं पहले से ही, ठीक है। तो आज बेसिकली बात कर रहे हैं हम कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। अब ये जो कंस्ट्रक्टर चैप्टर है तुमको थोड़ा सा कठिन नजर आ रहा होगा, क्योंकि यार ऑब्वियसली देखो, यूजर डिफाइंड फंक्शंस पढ़ने के बाद तुम फंक्शन से पक चुके हो और ये एक अलग ही तरीके का फंक्शन है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा कठिन तुमको नजर आता है, बहुत से लोगों को तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है। तो नो इश्यूज, अभी तुम क्लैरिफाई नॉलेज पे हो एकदम अच्छे तरीके से। आज इसका हम पूरा थ्योरी वाला पार्ट समझने वाले हैं और इसकी तुमको एक बहुत ही अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट और बात करते हैं कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। अब ये जो कंस्ट्रक्टर भाई यहाँ पर दे रखे हैं, इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बेसिकली बात हो रही है तुम्हारे प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्टर की। अब स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले तो तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। अगर तुम अवेयर नहीं हो कोड इज इजी सीरीज से, तो मैं तुमको बताऊं यार, देखो तुम्हारे लिए प्रोग्रामिंग की एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करने में तुमको बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी और मेरे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी इस चीज से रिलेटेड। तो हमने अभी लॉन्च किया है अपनी नई सीरीज कोड इज इजी को, जिसमें हम कंप्लीट कराते हैं आईसीएसई 9th एंड 10th के प्रोग्रामिंग के सिलेबस को एक इंटीग्रेटेड वे में, ठीक है। आईसीएसई 9th एंड 10th दोनों का सिलेबस एक कंबाइंड वे में वहां पर तुम्हारा हो जाता है। क्या क्या मिलता है भैया हमको वहां पर? तो यार देखो, कंप्लीट सिलेबस यानी दोनों साल का सिलेबस के लिए तुमको मिलते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस, बहुत हाई क्वालिटी के एग्जॉस्टिव रिकॉर्डेड वीडियोस, जिनका बहुत अच्छे तरीके से तुम उसके थ्रू अपना रिवीजन भी इंश्योर कर सकते हो और किसी भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर कर सकते हो। आफ्टर दैट टू तुमको मिलते हैं लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन। अब रिकॉर्डेड वीडियोस के बाद तुमको कभी भी कोई भी डाउट आता है, डीसीएस सेक्शन वाइज अरेंज किए जाते हैं, उधर पे तुम अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अब तुम्हारे मन में एक डाउट आएगा, भैया कैसे डाउट क्लियर होंगे? वैसे ही भाई लिख रहे होंगे हम लोग अदर प्लेटफॉर्म्स की तरह के, हाँ जैसे यूट्यूब पे लिख देते हैं कि भैया ये डाउट है क्लियर कर दो। नहीं यार, 1-on-1 डाउट आस्किंग फीचर होता है, तुम डायरेक्टली वॉइस चैट के थ्रू जो है इंटरेक्ट कर रहे होते हो। अब तो वीडियो चैट का ऑप्शंस भी वहां पर अवेलेबल हैं, ठीक है। आफ्टर दैट टू तुमको मिलते हैं रिवीजन नोट्स फॉर योर एग्जॉस्टिव रिवीजन एंड आफ्टर दैट टू तुमको मिलेगा लाइव प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। आफ्टर दैट तुमको मिलते हैं हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बैंक। हमारी साइड से एक ऐसी क्वेश्चन बैंक तैयार करके दे दी जाएगी जिसमें सिर्फ वो क्वेश्चन होंगे जो कि हाईली प्रेडिक्टेबल हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और तुमको मिलते हैं असाइनमेंट एंड सॉल्यूशंस डेली बेसिस पर, और भी बहुत सारी चीजें जो कि तुमको पता पड़ती हैं कोड इज इजी में एनरोल करने के बाद। अब भैया क्या इसकी प्राइस जो है बहुत ज्यादा है क्या? 10,000, 20,000, 25,000 ऐसी कुछ नहीं यार। देखो पूरे 2 साल का सिलेबस तुम्हारा जो है कंप्लीट हो जाता है इन जस्ट 1100 रुपीज, ठीक है। आफ्टर दैट टू तुम यूट्यूब फैमिली के मेंबर हो, अभी जुड़े हुए हो यार, तो नो इश्यूज, तुमको मिलेगा एडिशनल 15% ऑफ फ्रॉम सीके। अगर तुम इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो तो तुमको मिल जाता है 15% एडिशनल ऑफ, ठीक है। सो लिंक इज इन दी डिस्क्रिप्शन, जल्द से जल्द एनरोल करो, ठीक है। ऐप के थ्रू भी कर सकते हो, हमारा जो खुद का ऐप है, प्ले स्टोर पे जाओ clarifyknowledge.in, और वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हो। हमारी बात करेंगे अब हम कंस्ट्रक्टर के बारे में। अब भैया ये कंस्ट्रक्टर होता क्या है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर सिंपली इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। एक यानी एक अलग ही तरीके का फंक्शन है होज नेम, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड ऐड होना था, यहाँ पर मैं ही कर देता हूं, चलो। होज नेम इज सेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम, ठीक है। अभी तक तुम जितने भी फंक्शंस पढ़ रहे थे उनका जो भी नाम था वो क्लास के नेम से डिफरेंट होता था, यानी रख सकते थे, लेकिन अब अगर तुम रखते हो क्लास के नेम से टोटली सेम, तब वो एक कंस्ट्रक्टर बन जाता है। और कंस्ट्रक्टर की एक अपनी स्पेशलिटी यही है कि उसका नाम सेम होता है क्लास के नेम से, ठीक है। फर्स्ट स्पेशलिटी यही है। आफ्टर आगे बढ़ते हैं, आफ्टर दैट एंड ऑल्सो इट हैज नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड, ठीक है। यानी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, नॉट इवन वॉइड। देखो यार, वॉइड भी एक रिटर्न टाइप है। मेन के आगे हम जनरली वॉइड लगा के छोड़ देते थे ना। वॉइड का मतलब ये होता था कि इसका जो डाटा टाइप है वो स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन यहां पर तुम कंस्ट्रक्टर में वॉइड भी यूज नहीं करोगे। इंट, डबल, फ्लोट कुछ भी यूज नहीं करना है, कोई भी डाटा टाइप नहीं होगा, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लगेगा वहां पर, और वॉइड भी नहीं लग सकता है, यानी टोटली फ्री, ठीक है। पब्लिक लिखो और कंस्ट्रक्टर का नाम लिख दो एंड दैट्स इट, ठीक है। तो अब बेसिकली कैसे भैया कंस्ट्रक्टर दिख रहा होगा यार? देखो यहाँ पर एक क्लास बनाई, क्लास ABCD, ठीक है। दिस इज अ क्लास, एक्चुअली क्लास ABCD। उसके बाद यहाँ पर हमने बोला ABCD और यहाँ पर पेरेंथेसिस, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर जहाँ पर मैंने सर्कल बना रखा है, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये हमारा जो है यहाँ पर दे रखा है, इट इज एक्चुअली अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अभी
जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ना, इट इज अ कंस्ट्रक्टर एक्चुअली, ठीक है। और ये जो है इसके अंदर का पूरा जितना भी मटेरियल होता होगा वो आता है। तो भैया इसके अंदर क्या मटेरियल आएगा और इसके अंदर क्या काम हो रहा होगा? एट द एंड एक फंक्शन है ना, तो कुछ ना कुछ फंक्शन तो करेगा ही ऑब्वियसली। तो आगे बढ़ते हैं और इसके बाद में देखते हैं तो क्या यूज है कंस्ट्रक्टर का। सो इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर्स, ठीक है। जो तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर डाटा मेंबर्स होते हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब इनिशियलाइज इन द सेंस कि तुम उनको कोई एक वैल्यू को असाइन कर रहे हो, ठीक है, उसको इनिशियलाइज कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे कि डाटा मेंबर्स हो गए या फिर कुछ इंस्टेंस वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। अब सपोज देखो तुमने एक यहाँ पर क्लास बनाई, क्लास ABCD, ठीक है, और यहाँ पर तुमने दो वेरिएबल्स ले लिए इंट AB, ठीक है। ये क्या है? तुम्हारे इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, जो यानी तुम क्लास में डायरेक्टली इंस्टेंटली वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हो, उनको इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है। ये चीज और क्लियर हो गई। यहाँ उसके बाद हमने देखो यार यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया ABCD और यहाँ पर लिख रखा है A = 7 B = 3। तो तुम A और B में एट द एंड कुछ ना कुछ वैल्यू को असाइन करा रहे हो, उनको इनिशियलाइज करा रहे हो, ठीक है। इसी प्रोसेस को इनिशियलाइजेशन बोला जाता है। और यहाँ पर जो हुआ है उसको हमने क्या कहा? इनिशियलाइजिंग द वैल्यूज, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर का मेनली यही काम होता है, ठीक है। डिफॉल्ट वे में भी ये कुछ वैल्यूज को असाइन कर देता है, इनिशियलाइज कर देता है तुम्हारे डाटा मेंबर्स को, बट स्टिल तुम यहाँ पर इनिशियलाइज करवाते हो, ठीक है। समझ में आ गया कंस्ट्रक्टर का यूज एट द एंड क्या है, ठीक है। बाकी चीजें प्रोग्रामिंग में इन डेप्थ कवर होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या फीचर्स हैं भैया कंस्ट्रक्टर के, यानी कुछ बहुत ही जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो हमको याद रखने हैं, जो MCQs में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सेमेस्टर 1 के बोर्ड एग्जाम्स में जो बेसिकली पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखो यार, जो चीज तुमको पता ही है, इट हैव द सेम नेम एज दैट ऑफ अ क्लास, ठीक है। उसका जो नाम होगा वो एकदम सेम होगा एज दैट ऑफ अ क्लास, जो भी क्लास है उसके नाम से टोटली सेम। आफ्टर दैट टू आगे बढ़ोगे, ऑटोमेटिकली कॉल्ड ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा होगा उसे ऑटोमेटिकली कॉल कर दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम दिमाग में 100% फिट करके रखें, ठीक है। उसके बाद इनिशियलाइज डाटा मेंबर्स, इस पॉइंट को भी बहुत टाइटली पकड़ के रखना, नहीं तो तुम लूज हो जाओगे। इतनी चीज को यानी बिल्कुल हमेशा याद रखना है कि इट इनिशियलाइजेस द डाटा मेंबर्स, ठीक है। और उसके बाद इट इज ऑलवेज पब्लिक। तुमने देखा होगा यार प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, लेकिन स्टिल एक चीज याद रख लो, ऑलवेज पब्लिक, ठीक है। अब जैसे भी याद रख सको। उसके बाद यार नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड, ठीक है। कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ना फ्लोट, ना डबल, ना कुछ भी नहीं, बस वॉइड भी नहीं, बस टोटली कोई रिटर्न टाइप नहीं। हम जैसे हैं अच्छे हैं, हमें किसी का सहारे की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये कंस्ट्रक्टर का सिंपल फंडा है, समझ गए? आगे बढ़े, बढ़िया है, चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब कुछ टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। अब यानी कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन हो गया और इसमें भी अब कुछ टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स हैं। तो सबसे पहला जो कंस्ट्रक्टर आता है, यानी जिसे बेसिकली तुम पढ़ते हो, डिफॉल्ट कह सकते हो, वो है तुम्हारा नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब पैरामीटर की तुमको यार नॉलेज है कि व्हाट एक्चुअली इज दैट पैरामीटर इज, ठीक है। पैरामीटर वही होता है जो फंक्शन के आगे वाले, यानी जो पैरेंथेसिस होती है ना, उसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ होता है उसे भैया पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। तो जिस कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर एम्प्टी हो, यानी पैरेंथेसिस बेसिकली एम्प्टी हो, उसको हम नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर दे रखा है क्लास ABCD, ठीक है। ये क्लास बना दी ABCD, इसके अंदर हमने एक देखो कंस्ट्रक्टर बनाया ABCD और इसकी ये जो पैरेंथेसिस है, ठीक है, इसको हमने क्या रखा है, यानी एकदम एम्प्टी है। समझ रहे हो ना, इस चीज को तुम समझ सकते हो कि इसकी जो पैरेंथेसिस है दे आर कंप्लीटली एम्प्टी, and that's the point that it is a non parameterized constructor। अब इसके अंदर इनिशियलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, that doesn't matter at all। अभी बेसिकली बात ये है कि इसकी पैरेंथेसिस एम्प्टी है, ठीक है। समझ रहे हो, बढ़िया, ठीक है। सो बेसिकली तुम इसे डिफॉल्ट बुला सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां तक तुम कंस्ट्रक्टर्स को देखने वाले हो, अकॉर्डिंग टू मी तुमको नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स ही दिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम तुम्हारे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में, यानी इनकी पैरेंथेसिस में कुछ ना कुछ मटेरियल तो होगा, ठीक है। सो बेसिकली क्लास ABCD, एक क्लास बनाई ABCD, यहां से आप देख लो एक यानी कंस्ट्रक्टर बना रखा है और यहां बोल रखा है इंट x एंड y, ठीक है। सो बेसिकली हम वॉइड मेन जब फंक्शन बनाते थे तो पैरामीटर का यूज करते थे, तो वहां पर भी हम कुछ पैरामीटर्स लेते थे, राइट। सो यहां पर भी सेम वे कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं, एंड दैट्स द पॉइंट व्हिच मेक्स दिस कंस्ट्रक्टर अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सो ये जो इंट x, ये इंट y, यहाँ पर नई नई चीजें यहाँ पर जो दे रखी हैं, इसकी वजह से ये भी अब एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बन जाता है। अब इनिशियलाइजेशन अंदर हो या ना हो, उस चीज को अभी साइड में रखो, यानी होगा तो ऑब्वियसली, लेकिन बट स्टिल अभी मेन कंसर्न ये है कि अगर पैरेंथेसिस में पैरामीटर है देन इट इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और अगर नहीं है देन इट इज अ नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे होंगे तुम्हारे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में।
अब ये क्या होता है भैया यार, देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अभी तुमने अभी एक तो पैरामीटराइज्ड पढ़ा, एक नॉन पैरामीटराइज्ड पढ़ा। अब डिफॉल्ट वो होता है यार कि तुमने कुछ बनाया नहीं, ये तो तुम बना रहे थे, ठीक है, पैरामीटराइज्ड नॉन पैरामीटराइज्ड ये सब तुम बना रहे थे, ठीक है। और ये जो अब एक कंस्ट्रक्टर है ना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये अपने आप बन जाता है, ठीक है, तुमने नहीं बनाया बन गया। हाँ, जहां जहां तुम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन करोगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल नॉट अपीयर बट यानी बन जाता है, विजुअलाइज करके देखो, ठीक है। सुपर पावर्स हैं ये कंस्ट्रक्टर की। सो इट इनिशियलाइजेस द डाटा मेंबर्स एज पर द डाटा टाइप्स, ठीक है। अब बेसिकली बात समझना कि वो किसी भी डाटा टाइप के हिसाब से डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करता है। पॉइंट क्या है भैया, पॉइंट समझाओ। तो यार देखो यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा ठीक हो, जैसे कि यार देखो अभी तुम्हारी कोई भी एक इंट वैल्यू होगी, अरे रुक जा यार, कोई भी एक इंट वैल्यू है सपोज, ठीक है, इंट ए, तो इसे वो कुछ इस तरीके से इनिशियलाइज कर देगा जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है डाटा टाइप की। दो इंट की जो है डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 0, ठीक है। तो ए को इसने क्या असाइन कर दिया, 0। सो बेसिकली ए में 0 असाइन हो चुका है। लेकिन अब वहीं हम बात करते हैं किसी बूलियन की, ठीक है। सो अगर बूलियन बी है, समझ रहे हो, अब मैं बूलियन डाटा टाइप की बात कर रहा हूं, तो यार इसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। सो कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट वैल्यू अब क्या असाइन करेगा, फॉल्स, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट, तुम्हारे एमसीक्यूज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मेरे बहुत सारे बैचेस को मत नहीं पता होगा, वीडियो देख रहे हो तो यार याद रखना तुमने ये भी गलतियां करी थी, ठीक है, और तुमको अब नहीं करनी है जो अभी अपने बैच वाले देख रहे हैं, ठीक है। सो मेंबर एज पर द डाटा टाइप्स ऑफ द डाटा मेंबर एंड इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड। कहीं तुमको प्रोग्राम में नामो निशान नहीं दिखेगा ब्लू जे में, बट स्टिल ये अपने आप आ जाता है, ठीक है, बैकएंड पे, यानी ब्लू जे के भी बैकएंड पे ये बन जाता है ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। समझ गए, बढ़िया है ना, अच्छा लग रहा है, बढ़िया साउंड कर रहा है, आगे बढ़ते हैं। सो अब बेसिकली बात कर रहे होंगे तुम्हारे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। क्या भैया फंक्शन ओवरलोडिंग भी समझ में आया नहीं था, अब आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ा रहे हो। सो देखो बेसिकली यार कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग तो बहुत सिंपल सी चीज है, यूजिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, इन द सेम क्लास। एक सेम क्लास के अंदर तुम बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स को यूज कर रहे हो। बेसिकली सबका नाम तो ऑब्वियसली सेम होगा, जब फंक्शन ओवरलोडिंग में एक ही सेम नाम का फंक्शन बना दिया जाता है। तो यहाँ पर भी अब कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर नाम तो वैसे ही सेम होना है, सबका ही क्लास का नेम होगा, तो एबीसीडी बहुत सारे फंक्शंस बन जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट कि तुम अब एक सिंगल क्लास में बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स बना रहे हो। भैया हम बाकियों को पहचानेंगे कैसे, यानी जितने भी हैं उनमें डिफर कैसे करेंगे, ठीक है, डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। सो बेसिकली यार उनका जैसे कि फंक्शन ओवरलोडिंग में डिफरेंट पैरामीटर्स होते थे, ठीक है, सेम वे यहाँ पर भी है दैट यहाँ पर विथ डिफरेंस नंबर यानी डिफरेंट नंबर एंड टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होंगे एंड डिफरेंट नंबर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट होंगी, ठीक है। किसी में 3 इंट हो सकते हो, किसी में 4 फ्लोट हो सकते हैं, किसी में 3 इंट हो सकते हैं, किसी में 2 इंट और 1 फ्लोट हो सकता है। सो इट वेरीज, समझ रहे हो ना, एज पर द रिक्वायरमेंट जो है ना चूज कर लेता है कंपाइलर। सेम वे यहाँ पर बात वही है कि डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होंगी या फिर डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होंगी, और इसी तरीके की ओवरलोडिंग को टर्म किया जाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। समझ गए भैया आप इस पॉइंट को कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एट द एंड बोला किसे जाता है, समझे बूझे, चलो तो बढ़िया है यार। अब एक चीज सुन लो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड, ठीक है, कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब इसका मतलब क्या है यार, कुछ मतलब भी तो बताया करो। देखो यार तुमने बहुत सारे कंस्ट्रक्टर बना दिए, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में एक सेम नेम के बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स बन रखे हैं, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर होगा भैया, वही तो इन्वोक होगा ना जिसकी रिक्वायरमेंट होगी। अब अगर हमको 2 इंट और 1 फ्लोट वाला कंस्ट्रक्टर चाहिए तो बस उसी को बुला दिया जाएगा, वही इनिशियलाइज कर देगा, एंड दैट्स द पॉइंट। क्लियर है ना बातें, बढ़िया है यार। सो बस मेरे भाई कंस्ट्रक्टर में तुम्हारी थ्योरी में सिर्फ इतनी ही चीजें थी, ठीक है। एज पर द प्रॉमिस तुम्हारा कंस्ट्रक्टर अब कवर्ड है। देखा जाए तो सेमेस्टर 1 का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 4 चैप्टर्स आने थे, रिवीजन ऑफ क्लास 9 सिलेबस, क्लास इज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन, यूजर डिफाइंड मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर हो चुके हैं। डोंट वरी एट ऑल, 9th का सिलेबस की अब वीडियोस आनी शुरू होंगी, उसके बाद हम प्रोसीड कर रहे होंगे क्लास 10th के सिलेबस के लिए, ठीक है। तो क्योंकि अभी क्लास 10th में देखा जाए बेसिकली यहीं तक आना है सेमेस्टर 1 में, सो अभी क्लास 9th का सिलेबस का रिवीजन अब से शुरू होगा कोड इज इजी फ्री सीरीज में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो यार। तो बस यार इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं तुम्हारी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।